नमो भगवती। कैसे हो मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम ज्योतिष के फलादेश के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति की इच्छा होती है अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से भी अपने भविष्य को जाने, उनके साथ क्या क्या घटित होने वाला है, उनके जीवन में जो समस्याएं चल रही है वो ग्रहों की वजह से नहीं चल रही है। तो आज हम ज्योतिष फलादेश के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको बताएंगे, जिनको जानकर आप स्वयं अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं, अपनी कुंडली में अपने ग्रहों की स्थितियों को देख सकते हैं। हालांकि ज्योतिष का जो क्षेत्र है उसमें गहन अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, परंतु यहाँ एक साधारणता में आप सबको कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानकारी दूंगा। कुंडली में आप सभी लोगों ने देखा होगा, कुंडली के जो प्रथम, पंचम और नवम भाव होता है वो शुभ भाव होते हैं। इसी प्रकार से लग्नेश, पंचमेश और नवमेश चाहे क्रूर ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, वे सदैव शुभ फलदायक होते हैं। ठीक है। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश उत्तरोत्तर अधिक शुभ फलदायक होते हैं। तृतीय, षष्ठ और एकादश भाव अशुभ कहा गए हैं ज्योतिष में। इसी प्रकार से तृतीय, षष्ठेश और एकादशेश भी अशुभ होते हैं। तृतीय, षष्ठेश और एकादशेश उत्तरोत्तर अत्यधिक अशुभ फल प्रदान करते हैं। द्वितीयेश और द्वादशेश साचार्य और स्थिति के अनुसार शुभ और अशुभ दोनों तरह के फल देते हैं। अष्टमेश भी अशुभ फलदायक होता है, किंतु यदि यह लग्नेश भी हो तो अशुभ फलदायक नहीं रहता। इस बात का ध्यान रखना आप सभी लोगों ने। केंद्रेश यदि नैसर्गिक शुभ ग्रह हो तो पाप फलदायक होते हैं, और यदि नैसर्गिक पाप ग्रह हो तो शुभ फल देते हैं। कोई भी वक्री ग्रह यदि नीच राशि का हो तो उच्च राशि का फल देता है। इसी प्रकार यदि वक्री ग्रह उच्च का हो तो नीच का फल प्रदान करता है। तमोग्रह, जिन्हें राहु केतु कहते हैं, यदि किसी केंद्र स्थान में हो और साथ में त्रिकोणेश हो अथवा त्रिकोण में किसी केंद्रेश के साथ हो तो वे शुभ फलदायक होते हैं। कोई भी ग्रह यदि जन्म कुंडली में उच्च राशि में स्थित हो किंतु नवाश कुंडली में नीच का हो तो उच्च जैसा फल ना होकर साधारण ही रहता है। इसी प्रकार से जन्म कुंडली में नीच का हो किंतु नवाश कुंडली में उच्च का हो तो उच्च जैसा फल प्रदान करता है। यदि मार्केश, त्रिषाढ़ेश और अष्टमेश का योग कारक ग्रह से संबंध रहा हो तो योग कारक ग्रह की महादशा में इनकी यंत्र दशा आने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। सभी ग्रह अपना दशा फल अपनी महादशा आने पर अपनी ही अंतरदशा में नहीं प्रदान करते हैं, बल्कि जिन ग्रहों का उनसे संबंध होता है उनकी अंतरदशा में प्रदान करते हैं। इन सारी चीजों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। केंद्रेश और त्रिकोणेश यदि आपस में संबंधित हो तो एक की दशा और दूसरे की भुक्ति में शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि इनमें कोई संबंध ना हो तो एक दूसरे की दशा भुक्ति में पाप फल होता है। पापी ग्रह की महादशा में उससे संबंधित योग कारक ग्रह की अंतरदशा अत्यंत पाप फल देती है, और संबंधित शुभ ग्रह की अंतरदशा मिश्रित फल देती है। पापी ग्रह की महादशा में सम ग्रह की अंतरदशा में भी प्रायः पाप फल ही अधिक मिलते हैं। षष्ठेश और एकादशेश यदि नीच के हो तो उच्च राशि का फल देते हैं। इसी प्रकार जब ये ग्रह उच्च के हो तो नीच का फल प्रदान करते हैं। फलादेश में शकुन शास्त्र, स्वरोदय शास्त्र आदि का भी उपयोग करना चाहिए प्रत्येक ज्योतिषी को, प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि केवल एक सिद्धांत को लेकर चलेंगे आप सही फलादेश नहीं कर पाएंगे। ज्योतिषीय ग्रंथों में विभिन्न लग्नों में उत्पन्न जातक को सामान्य लक्षणों के बारे में दी गई जानकारी का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी राशि पर कोई भी ग्रह कितने अंश पर है इसके आधार पर 5 अवस्थाएं मानी गई है, जैसे कि बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। और आप सभी लोगों को इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु शुक्र शुभ ग्रह, युक्त बुध और बलि चंद्रमा ये शुभ ग्रह होते हैं। सूर्य, मंगल, शनि पाप ग्रह, युक्त बुध और क्षीण चंद्रमा ये सब क्रूर ग्रह होते हैं। राहु केतु जिस भाव या भावेश के साथ होते हैं उसी के अनुसार शुभ फल अशुभ फल देते हैं। केंद्रेश और त्रिकोणेश के बीच किसी भी प्रकार से
संबंध होता है तो ये योग कारक होते हैं। बाधक ग्रहों का भी ध्यान रखना होगा आपको फलादेश करते समय। चर लग्नों में मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए एकादशेश, और चर लग्नों में, ठीक है, वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ लग्न के लिए नवमेष तथा द्विस्वाव लग्नों के लिए मिथुन, कन्या, धनु, मीन के लिए सप्तमेश बाधक ग्रह होते हैं। किसी भी ग्रह का फल उसकी दशा में प्राप्त होता है। यदि जीवन काल में उस ग्रह विशेष की दशा नहीं आती है तो उसका शुभाशुभ फल भी नहीं प्राप्त होता है। कुंडली में बनने वाले शुभाशुभ योगों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इनके द्वारा प्राप्त शुभाशुभ फल को भी फल की मात्रा योग बनाने वाले ग्रहों के लिए बल की मात्रा पर निर्भर होता है। फलादेश से पहले यह देखना चाहिए कि जीवन काल अल्प है अथवा दीर्घ है। यदि प्रबल अल्प आयु योग हो तो बाद के जीवन से मिलने वाला फल व्यर्थ हो जाता है। पापी ग्रह की महादशा में, पापी ग्रह की अंतर्दशा में अशुभ फल प्राप्त होते हैं। कोई ग्रह यदि नीच का हो किंतु उच्च स्थान लगन से या चंद्रमा से केंद्र में हो तो वो उत्तम राजयोग कारक होते हैं। त्रिक भावों षष्ठ, अष्टम, द्वादश के स्वामी एक दूसरे के स्थानों में हो या एक दूसरे से संबंधित हो तो ये विपरीत राजयोग बनाता है। सामान्यतः ये ग्रह अशुभ फलदायक होते हैं किंतु ऐसी स्थिति में हो तो ये शुभ फलदायक होते हैं। जातक के पूर्व जन्म का विचार नवम भाव से और पुनर्जन्म का विचार पंचम भाव से करना चाहिए। यदि कोई ग्रह स्वराशि में स्थित हो या उच्चस्थ होकर भी कारक भी हो तब भी यदि उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो परिणाम में अशुभ फल ही प्रदान करता है। जब भाव अपने अधिपति से दृष्ट या युक्त होता है तो वह शुभ फल प्रदाता होता है किंतु जब कोई पाप ग्रह अपने से सप्तमस्त होता है तो वह अपने भाव का नाश करता है। किसी भी भाव या ग्रह से द्वितीय या द्वादश भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति शुभ फलदायक होती है। इसी प्रकार यदि इस स्थिति में पाप ग्रह हो तो अशुभ फलदायक है। यदि चंद्रमा सूर्य की किरणों से अस्त हो गया हो तो वह स्वराशि या उच्च का होने पर भी शुभ फल प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है। जो ग्रह दो भावों का स्वामी होता है वो ज्यादा फल उस भाव को देता है जो भाव उसके मूल त्रिकोण राशि में पड़ता है, और दूसरा राशि स्थित भाव का फल अपेक्षाकृत कम देता है। यदि विषम राशि स्थित होता है तो पहले विषम स्थित भाव का फल देता है, बाद में स्वराशि स्थित भाव का, और समराशि में ग्रह स्थित हो तो पहले समराशि स्थित भाव का फल देता है, बाद में विषम राशि स्थित भाव का फल देता है। जिस ग्रह के अष्टक वर्ग में जिस भाव में शुभ बिंदुओं का अभाव हो तो उस ग्रह की दशा में उस भाव संबंधित शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। कोई ग्रह चाहे कितना भी बली क्यों ना हो, यदि वह भाव संधि में हो तो फल देने में असमर्थ होता है। जन्म कुंडली, चंद्र, सूर्य और नवांश कुंडली पर अवश्य विचार करें आप सभी लोग, और चलित कुंडली भी देखें और गोचर कुंडली भी देखें, तभी आप अंतिम निर्णय की ओर अग्रसर हों और तभी आप फलादेश करें। क्योंकि इन सारी जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, नवांश कुंडली, गोचर कुंडली, चलित कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति है उन्हीं से आपको पता चलेगा कि कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है। उसके अनुसार उनकी दशा अंतर्दशा का विचार करके, पर्यंतर दशा का विचार करके, सूक्ष्म दशा का विचार करके आप फलादेश करें। ये कुछ सूत्र थे जो मैंने आप सभी लोगों को बताए। उम्मीद है आप इन्हें समझ जाएंगे और अपनी जन्म कुंडली देखने का प्रयास करेंगे, उन सूत्रों को लागू करने की कोशिश करेंगे और अपना फलादेश को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।